हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम लोग नारेशन के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको अपने चैनल पे वॉइस को कंप्लीट करके दिया है, उसी प्रकार से हम नारेशन को आपको कंप्लीट करके देंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीज़ों को देखते होंगे, समझते होंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते होंगे, क्योंकि आपका कोई डाउट बचा नहीं रहे और चीज़ें रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि नारेशन होता क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे नारेशन को डिफाइन करेंगे तो किस प्रकार से कर पाएंगे। आप देखिए लिखा हुआ क्या है, नारेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर। नारेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कथन होता है। और नारेशन होता क्या है, तो यह एक स्पीकर का, किसी भी स्पीकर का एक स्टेटमेंट होता है, एक बोली गई बात होती है, जो कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नारेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर। नारेशन जो होता है, कथन जो होता है, वो स्पीकर का एक स्टेटमेंट होता है, एक क्या होता है जी, बात होता है, कथन होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में लिखा गया है पॉइंट है, वर्ड नारेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड नरेट विच मीन्स स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि जो शब्द नारेशन है ये लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है, नैरेट वर्ड से लिया गया है। नैरेट वर्ड से बना है नारेशन। और नैरेट का मतलब क्या होता है जी, तो नैरेट का मतलब स्टेट होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, कहना। जब स्टेट वर्ब होता है तो स्टेट का मतलब कहना होता है। ऐसे स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है, स्टेट का मतलब आप देखते हो कि राज्य भी होता है। अगर इसको इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो राष्ट्र की बात करता है। लेकिन यहाँ पे नरेशन का मतलब स्टेट का मतलब कहना है, क्योंकि यह वर्ब है। बात आई समझ में। यदि आपसे कोई पूछे कि नरेशन किस वर्ड से बना है, तो आप बोलोगे कि नैरेट सबसे बना है। और नैरेट का मतलब क्या होता है जी, स्टेट होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई ऑब्जेक्शन, कोई कुछ भी दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। इन बातों को आप समझ में आप लोग को आया, हमें लगता है कि समझ में आप लोग को आया होगा। एक बार फिर से हम रिकैप करवा देते हैं। नारेशन, कथन। नारेशन स्पीकर के द्वारा कही गई बात होती है। ये जो नारेशन वर्ड है ये लिया गया है, यानी कि बना है नैरेट सबसे। नैरेट का मतलब क्या होता है जी, स्टेट होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, कहना होता है। आगे हम बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए क्या है, आज फिर हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, देखिए इससे देखने वाले हैं। अब इसमें क्या है, देखिए मैं बताता हूं आप लोग को। हाँ जी, यहाँ से देखेंगे, आराम से आप देखते चलिएगा और आराम से ही मैं आप लोग को बताते चलूंगा। आइए समझते हैं गाइज। नारेशन कथन दो प्रकार के होता है। किसी भी स्पीकर के बात को दो तरीके से हम लोग किसी को बता सकते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार के कथन होती हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, मतलब किसी भी बात को डायरेक्ट बता देना, जैसे अगला आदमी बोला है सेम तरीके से, सेम वर्ड्स के साथ किसी को बता देते हैं, तो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि जब स्पीकर किसी बात को बोलता है, उसके बात में परिवर्तन करके, उसके शब्दों को चेंज करके जब किसी को बताया जाता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे। गॉट इट माय पॉइंट। आप बोलोगे हमें चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझो आप। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इस हिंदी में भी हमने लिखा है, इसमें स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हूबहू मतलब सेम तरीके से, सेम शब्दों के साथ किसी को बताया जाता है, यानी किसी को बता देते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बताया जाता है। मतलब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में, अपना शब्द प्रयोग करते हुए किसी को जब हम लोग डिलीवर करते हैं, बताते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं जी, उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ओके, गॉट इट। आप बोलोगे हमें दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, हमें समझ में चीज़ें आ रही हैं, कोई दिक्कत जी। चलिए इसके आगे की चीज़ें क्या हैं, इसके आगे की चीज़ें देखिए। आप समझे ना कि नारेशन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। चीज़ें क्लियर है, आपको प्रॉपर चीज़ें दिख रही हैं ना। हाँ जी, देखिए ये आप देखो, नारेशन दो प्रकार के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच हमने पढ़ा कि नरेशन दो प्रकार के, एक डायरेक्ट अब एक इनडायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट का हम लोग पार्ट पढ़ने वाले हैं, इसके भागों को देखने वाले हैं, ठीक है ना।
देखिए, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं जी? आइए देखते हैं। एक है आपका रिपोर्टिंग क्लाउज और दूसरा क्या है जी? रिपोर्टेड क्लाउज। फिर से आप समझोगे बातों को। ये जो डायरेक्ट स्पीच है, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है रिपोर्टिंग क्लाउज और एक होता है रिपोर्टेड क्लाउज। तो आपके मन में डाउट चल रही होंगी कि एक्चुअली होता क्या है रिपोर्टेड क्लाउज और रिपोर्टिंग क्लाउज। तो आइए समझ लेते हैं इसको भी हम लोग। देखिए, आराम से समझिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, जो रिपोर्टिंग क्लाउज होता है, ये जो रिपोर्टिंग क्लाउज लिखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड, इसे रखा जाता है। देखिए, प्लेस का मतलब स्थान होता है, लेकिन प्लेस जब भर बनता है तो इसका मतलब क्या होता है? रखना होता है। हरी बात समझ में? देखिए, इट इज प्लेस्ड मतलब रिपोर्टिंग क्लाउज को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है जी? देखिए, रिपोर्टिंग क्लाउज को रखा जाता है आउटसाइड, बाहर रखा जाता है। और किसके बाहर रखा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा के। ठीक है ना? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो क्लाउज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लाउज बोलते हैं। अब क्लाउज क्या होता है? क्लाउज एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। बात आ रही समझ में ना? तो रिपोर्टिंग क्लाउज किसका पार्ट है? डायरेक्ट स्पीच का। जो कहाँ होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो क्लाउज होता है ना, वही आपका क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लाउज होता है। तो आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग क्लाउज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला होता है। ये हम आपको उदाहरण से समझाएंगे। देखिए, दूसरी बात यहाँ पे है, देखिएगा, रिपोर्टेड क्लाउज। ये जो डायरेक्ट स्पीच का जो दूसरा पार्ट है ना, ये है रिपोर्टेड क्लाउज। अब रिपोर्टेड क्लाउज क्या होता है? देखो आराम से समझिएगा। रिपोर्टेड क्लाउज इट इज प्लेस्ड, इसे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। ये दो तरफ से इन्वर्टेड कॉमा जो रहेगा उसमें बंद रहेगा। कौन बंद रहेगा? रिपोर्टेड क्लाउज। तो रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड क्लाउज किसके भाग हैं जी? ये है डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स हैं। बता रही समझ में ना? तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। आप कहोगे हमें उदाहरण से समझा दो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए समझाते हैं। देखिए, आराम से आप समझोगे। हर एक चीजें कवर की गई आपके लिए, आप बस पढ़िए ध्यान से। ये डायरेक्ट स्पीच है। हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच का दो पार्ट होता है। एक होता है कौन? रिपोर्टिंग क्लाउज। अब एक होता है रिपोर्टेड क्लाउज। ठीक है, अब उसको हम लोग समझते हैं उदाहरण से। देखिए, ये लिखा हुआ जो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, टॉकेटिव तक, ही से लेकर टॉकेटिव तक, ये पूरा डायरेक्ट स्पीच है। और हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कॉमा है इसको बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमा, और एक कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बाहर वाला जो क्लाउज होता है, इसी को तो बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज। देखिए, हमने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग क्लाउज कहाँ रखा जाता है? आउटसाइड, बाहर रखा जाता है। किसके? इन्वर्टेड कॉमा के। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो क्लाउज हुआ, ये रिपोर्टिंग क्लाउज हुआ, ही से लेके मी तक। अब ये जो सेड है ना, सेड, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ही क्या है जी? ही सब्जेक्ट है, और मी क्या है? मी ऑब्जेक्ट है, और टू प्रीपोजिशन है। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये कॉमा है, ये आपका ओपन इन्वर्टेड कॉमा है। ओपन है, खुला इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ है, अब ये वाली इन्वर्टेड कॉमा, अब ये वाली इन्वर्टेड कॉमा, मतलब कि ओपन इन्वर्टेड कॉमा और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के बीच में एक क्लाउज है, जिसे हम लोग कौन सा क्लाउज बोलते हैं? रिपोर्टेड क्लाउज। देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? रिपोर्टेड क्लाउज को कहाँ रखा जाता है? इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के देखिए अंदर में ये जो क्लाउज है ना लिखा हुआ, आई एम टॉकेटिव, इसी को तो बोलते हैं रिपोर्टेड क्लाउज। तो बात आई समझ में? ये जो रिपोर्टिंग क्लाउज है और रिपोर्टेड क्लाउज है, ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? डायरेक्ट स्पीच के पार्ट होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? चलो, कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े ना? चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि आगे क्या है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं जी। अब देखिए, अब क्या है? अब हम लोग नारेशन में देखिए पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन। तो सबसे पहले पर्सन समझते हैं ना, पर्सन समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, हाँ जी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, उससे पहले एक चीज़ें दी गई हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे पर्सन को। पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, अब एक होता है आपका थर्ड पर्सन। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, आप ध्यान से देखोगे। देखिए क्या लिखा गया है? पर्सन। पर्सन
फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है यह स्पीकर होता है, स्पीकर वक्ता, बोलने वाला, ठीक है ना। जो स्पीकर होता है वो कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्टिव केस का वो आई और वी होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, ठीक है, वक्ता होता है। अब देखिए सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन कौन होता है? लिसनर, लिसनर श्रोता, श्रोता सुनने वाला, ठीक है ना। और इसमें प्रोनाउन यू होता है। कोई दिक्कत? आइए थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन क्या होता है? तो थर्ड पर्सन जो होता है वो एक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना, वो एक्टिव नहीं होता है, दोनों के बीच में ये नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है, तो नॉट एक्टिव होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन, इसमें प्रोनाउन ही, सी, दे, इट और नेम, ये सब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। कौन से पर्सन के प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन का। तो हमने पर्सन आपको समझाया कि पर्सन तीन प्रकार के, एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती है ना तो फिर नरेशन आप नहीं बना पाओगे, ठीक है, नरेशन को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। खैर अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए इसके आगे, देखिए इसके आगे हम लोग को पढ़ना होता है नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन को किस प्रकार से हम लोग बदलना सीखेंगे, किस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए चेंज ऑफ पर्सन, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, आप कहो, ठीक है, इसको आप समझ जाओ तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें आप याद रखोगे SON सन और 1 2 3, SON 1 2 3 को आप याद रखोगे। अब SON 1 2 3 क्या होता है? एकदम सिंपल होता है, आप पढ़ के आ रहे हो। देखिए S फॉर सब्जेक्ट, अ फॉर ऑब्जेक्ट, अब एन फॉर नो चेंज, ठीक है ना। अब किसके लिए? इसके लिए देखो 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन और 3 फॉर थर्ड पर्सन। ये कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा वो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में जब उसको बदलेंगे तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। कौन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब देखो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार और बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, दे नहीं बदलेगा, नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन जैसे है वैसे ही रह जाएगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो हमने क्या बताया? ये आपको बताया इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन हमने बताया आपको? नरेशन का, ठीक है। एक छोटी सी बात हमने आपको बताई यहाँ पे, और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। आगे भी चीज़ें इसी प्रकार से मैं आप लोग को देता रहूँगा। आज इतना ही तक, ठीक है। तो आप इसे रिवाइज करोगे, ब्रशअप करोगे और फिर आप नेक्स्ट क्लास को अटेंड करोगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।